जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से आपको मैं रोज 500 क्वेश्चन का वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं। तो 500 क्वेश्चन का जो वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है, आज उसका पार्ट 3 आपके सामने होने वाला है। आज से पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका है, जिसमें 100 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको दे चुका हूं। आज आपके सामने मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा और पार्ट 3 में भी आपके सामने 100 पॉलिटिकल साइंस का वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको टोटल 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि टोटल 5 पार्ट में विभाजित रहेंगे। तो आइए भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो गया या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब क्या है। तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में उसे अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में बात करें वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, और जिस समय संविधान बना था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, तो हमारे संविधान में आर्थिक योजना को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जंगल भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है, वह किस अनुसूची में सूचीबद्ध है। तो जंगल को भी समवर्ती सूची में ही सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, वह किस सूची के अंतर सूचीबद्ध है। तो यहाँ पे बात करें अगर भूमि तथा भवन पर लगने वाले कर को, तो ये आपके राज्य सूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई है। तो यहाँ पे आपको बात करें सिंधी, कोनकी, मणिपुरी और नेपाली यहाँ पे जोड़ी गई है। अगर इसे याद रखने की ट्रिक की बात करें तो आपको याद रखना है सेंधा नमक। से सिंधी हो जाएगा, मतलब सेंधा से यहाँ पर सिंधी हो जाएगा आपका, न से नेपाली, म से मणिपुरी, आ को से कोनकी। यहाँ पे सेंधा नमक हो जाएगा सेंधा से सिंधी, न से नेपाली, म से मणिपुरी, आ क से कोनकी। यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 207वां क्वेश्चन है कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। यहाँ पे पंचायती राज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। कब? 1992 में। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। तो नगर प्रशासन का नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मिलित किया है। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था अपने अनुसूची में, अपने संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देती है। तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है। तो पंचायती राज जो है यहाँ पे 3 स्तरों में विभाजित है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और यहाँ पे बात करें तीसरा की तो जिला परिषद। तीन व्यवस्था है यहाँ पे पंचायती राज में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो यहाँ प्रणाली है वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। और बात करें द्विस्तरीय पंचायती राज का, तो वो अशोक राय मेहता समिति द्वारा किया गया था, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्ताव त्रिस्तरीय पंचायत को शामिल किया गया है अपने संविधान में। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होती है। तो पंचायत समिति जिला परिषद के अंतर्गत काम करते हैं। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है। तो सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच मामले को सुनवाई करता है।
किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है, तो लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय यहाँ पे स्थानीय सरकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में यहाँ पे पंचायती राज जो हो जाएगा वो लोकतंत्र आधारित करता है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष यहाँ पे महापौर होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसके प्रस्तुत करनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगली क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रपति आयोग 1992 में बनाया गया था। बिल्कुल करेक्ट जवाब 1992 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण वर्ष 2001 में अपनाया गया था। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है वो भारतीय संविधान में संसद को संविधान के संशोधन के लिए लिया गया है, 368 अनुच्छेद। 225वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुष को समान अधिकार तथा अवसर देने की विश्वास रखती है? तो यहाँ पे लोकतंत्रीय सरकार जो हो जाएगा, लोकतंत्रीय सरकार यहाँ पे महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार देने की विश्वास करती है। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो रूसी क्रांति का प्रारंभ अगर बात करें तो सेंट पीटरबर्ग से हुआ था। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो वो प्रकार का नाम है सीनेट की सहमति से, इसी प्रकार से किया जाता है। अगर 228वां क्वेश्चन देखें तो 228वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो राष्ट्रपति वाली जो सरकार होती है वो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होनी चाहिए तथा राष्ट्रपति का लोकतंत्र मत चुनाव होना चाहिए। 229वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकी जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपी है। अगला क्वेश्चन, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश हैं। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन दिया था? तो पंचशील सिद्धांत का प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार किसकी एजेंसी है? तो सरकार की एजेंसी यहाँ पे राज्य की एजेंसी है सरकार। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है, यहाँ पे विधि द्वारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 234वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान रोबेस्पियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो लोकपाल का विचार जो है यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेण्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो तमिल भाषा को श्रेण्य भाषा का दर्जा दिया गया है, अर्थात क्लासिफिकल भाषा का दर्जा तमिल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोगों की सहमति का क्या अर्थ है? तो लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति, कम लोग भी नहीं और ज़्यादा लोग भी नहीं, यानी कि अधिकांश लोगों की सहमति कहलाती है। सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि वित्त विधेयक को अपने भारत में राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है बल्कि लोकसभा में पेश किया जाता है। लेकिन वैसा कौन सा देश है जहां सदन के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो जर्मनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था?
तो बिल्कुल सही जवाब रिचर्ड निक्सन हो जाएगा। रिचर्ड निक्सन की बात करें तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बात करें अगर आदर्शवाद का जनक, तो यहाँ पे प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। एक तंत्र का अर्थ क्या है? तो एक तंत्र का अर्थ मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करने को एक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अपना अरस्तु का हो जाएगा। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह कथन किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था कि मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो भारत में आत्मा निवास करती है गांव की, वो गांधी जी बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ऐसा प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। द्विद्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो द्विद्वंद्वात्मक भौतिकवाद साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। 250 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अपना आधा वीडियो कंप्लीट हो गया है। 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तुरंत। 251वां क्वेश्चन है कि कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब में किंग द्वारा देश को शासन किया जाता है, सऊदी अरब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। तो जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन यहाँ पे रूसो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य में स्वेच्छाचारी शासन संभव है। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? लोकतंत्र के दो रूप की अगर बात करें तो पहला प्रत्यक्ष हो जाएगा और दूसरा अप्रत्यक्ष हो जाएगा। लोकतंत्र संस्था के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो 256 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की रीति शुरू की गई थी। 257 क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? तो लोकसभा में सबसे सख्त बिल 2013 में पास हुआ था। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो सांप्रदायिकता का विकास का कारण यहाँ पे अल्पसंख्यक का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन है। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशाही निकाय बनाया गया था? तो असम में स्वशाही निकाय बनाया गया है, कौन सा? तो यहाँ पे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का। किसका अभाव लोकतंत्र के उसके कार्य संचालन के असंभव बनाती है? तो यहाँ पे राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा अपना 262वां क्वेश्चन। तो 262 में है कि जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? तो उस समय रूसी नेता लियोनिड ब्रेजनेव थे। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो प्राचीन यूनान में सबसे पहले मतपत्रों का प्रयोग किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे प्रदूषण की बात करें तो वो पर्यावरण और वन संबंधित मामलों को देखता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी में यहाँ पे
संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो प्रत्यक्ष विधान में यहाँ पे सहज संवृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को यहाँ पे राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा कहा जाता है। राज्य के विषय में फौसीवाद क्या है? तो राज्य के विषय में फौसीवाद, यहाँ पे राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, उसे फौसीवाद कहा जाता है। किस देश में फौसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था फौसीवाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? तो भूटान में भी संवैधानिक राजशाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। सटल कूटनीतिक का विचार किस शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो सटल कूटनीतिक का विचार जो यहाँ पे मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, वो किस सूची में सूचीबद्ध है? तो वो केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध किया गया है। कौन सा? तो केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पाया जाता है। आगे की बात करें तो किस देश का अलिखित संविधान है? तो अभी भी यूनाइटेड किंगडम में अलिखित संविधान है। भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंततःकालीन संसद में यहाँ पे 296 सदस्य थे। यार, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन यहाँ पे 1931 में किया गया था। किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया है? तो 1919 का अधिनियम जो है यहाँ पे महालेखा परीक्षक का पद का सुझाव दिया गया था। स्वातंत्रवाद किसका घोतक है? स्वातंत्रवाद यहाँ पे बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं का स्वतंत्रता का घोतक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो बात करें लोकप्रिय प्रभुसत्ता की तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व यहाँ पर लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाता है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिवर्तित किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप विशेषता है किसकी? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष पृथकता का खतरा है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण यहाँ पे समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो विधि का शासन की संकल्पना यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करें अगला क्वेश्चन की तो क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिता के अधीन आता है? तो वो है मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकारों का संरक्षण करना है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी दत्त मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में जनता को मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक।
अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन कहता है संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है? तो धारा 32 के अंतर्गत, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? तो यहाँ पे बात करें न्यायिक आदेश प्रतिषेध द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 292 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। बात करें 293वां क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहता है किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में जब पुलिस किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? यानी कि रिट की बात करें तो 5 रिट दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार बन गया था। ये पहले मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में ये अनुच्छेद 300 के ए में मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार देखा जाता है। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो अभी हम लोग यहाँ पर बात किए संपत्ति के अधिकार, तो यहाँ पर भी संपत्ति का अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधि अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 से 1980 तक। तो उसी समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। जबकि बात करें केवल हृदय की, तो केवल हृदय यहाँ पे प्रस्तावना हो जाएगा। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन लस्की का है। लस्की क्या कहता है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट होता है 300 क्वेश्चन, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मिला हुआ ज्ञान को छोड़ा नहीं करते, इसलिए यहाँ पर 301 और 302 क्वेश्चन भी दिख रहा है, तो उसे पढ़ ही लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। शुरू में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया था। तो आपके सामने यहाँ पे 100 क्वेश्चन इस सेशन में कंप्लीट होता है और पूरा 3 पार्ट मिलाकर हम लोग यहाँ पे 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे मैं कोई भी कंटेंट लेके आऊँ तो आपके पास वो कंटेंट चला जाए और मैं आपके तैयारी को पूरा पक्का बना दूंगा। तो चलिए तैयारी करते रहिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। आपकी तरह हम भी तैयारी करते हैं। आप कोई भी चीज़ का तैयारी करते हो पता नहीं, लेकिन मैं स्टेनोग्राफर का तैयारी करता हूँ। तो आपकी तैयारी के साथ साथ मेरी भी तैयारी हो रही है। तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।